तो हेलो प्यारे बच्चों, आज बायोलॉजी के 1 सेट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज जितने भी क्वेश्चन कराया जाएगा सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के ध्यान में रखकर हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से संबंधित है। पूरी किताब का ये 1 सेट क्लास है, इसमें सभी लोग जुड़िएगा और सभी लोग इस सारे क्वेश्चन को कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, एग्ज़ाम संबंधित है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसे क्लियर कर लीजिए। गेस्ट पेपर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, गेस्ट पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का क्लास कराया जाएगा, हो रहा है। सभी चीज़ को आप ध्यान से पूरे देखते जाइए और नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा ताकि सभी चीज़ें, सभी सुविधाएं आप लोगों तक पहुंच पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि वो भी सुविधाएं आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित क्रिया में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। हमारा ऑप्शन है स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और इनमें से सभी। कौन सा है दोस्तों सजीव के मुख्य लक्षण। तो सजीव के मुख्य लक्षण आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर श्वसन। इसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा श्वसन, यानी हमारा सजीव का मुख्य लक्षण कौन सा हो गया दोस्तों, श्वसन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। हमारा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा जीव द्रव्य। कोशिका के जीव द्रव्य में सारे गुण विद्यमान रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए दोस्तों यहाँ इसका यदि आपको सब्जेक्टिव समझना है तो पहला चैप्टर का मैं प्रजनन तंत्र का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वहां से मेरा एक क्लास हो गया है प्रजनन तंत्र में, और भी मैं क्लास आपको इसके बाद दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला है हमारा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव परिक्रम कहते हैं। याद कीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, जैव परिक्रम, जिसके द्वारा जीवों का सारी क्रिया का अनुरक्षण होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं। निम्न में कौन स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन हमारा ये है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है सभी जीव और एंड ऑप्शन डी है सभी हरे पौधे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आपको पूछ रहा है, स्वपोषी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सभी हरे पौधे। समझ में आ रहा है ना, सभी हरे पौधे। आप मेरे साथ ही यहाँ पर याद करते जाइएगा, क्योंकि यहीं पर आप याद कर लीजिएगा, फिर से आपको दोबारा ही नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है प्रकाश संश्लेषण में किस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण जब पौधा करता है तो हमें किस पदार्थ का निर्माण करता है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत पौधा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। गोबर का जो छत्ता होता है उसमें किस प्रकार का पोषण होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन नंबर ए है परजीवी पोषण, ऑप्शन नंबर बी है स्वपोषी पोषण, ऑप्शन नंबर सी है मृतजीवी पोषण एंड ऑप्शन नंबर डी है कि कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया आपका मृतजीवी पोषण, यानी गोबर के जो छत्ता होता है उसमें मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधे में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता किसे होती है। पौधे के अंदर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने यानी कि सोखने की क्षमता किसमें होती है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफिल वर्णकों में, यानी कि पौधे में क्लोरोफिल वर्णक जो पाया जाता है उसके अंदर उसे सोखने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों CO2 और O2 का आदान प्रदान किस अंगों द्वारा होता है। मतलब पौधा सांस कैसे लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे छोड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है जड़ से, तना से, पत्तियों में अवस्थित रंध्रों द्वारा। इनमें तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पत्ती के अंदर रंध्र होता है, देखेंगे छोटा छोटा छिद्र,
तो उसी के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा, अस्थि। तो ध्यान दीजिएगा, जो दांत की ऊपरी परत होता है जिससे हमारा दांत उजला दिखाई देता है उसको हम इनामेल कहते हैं। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं? इनामेल। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि लार यानी सलवा, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्राव है? ध्यान दीजिएगा, लार इनमें किस ग्रंथि का स्राव है? पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, जठर ग्रंथि और आंत ग्रंथि। इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पैरोटिड ग्रंथि। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि यहीं से लार निकलता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या जठर रस में मौजूद नहीं होता? जठर रस के अंदर नहीं होता है। ऑप्शन हमारा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है म्यूकस, ऑप्शन सी है पेप्सिनोजन, ऑप्शन डी है पित्त। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, इसका आंसर होगा आपका पित्त। याद रखिए, जठर ग्रंथि के अंदर, जठर रस के अंदर पीत नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारे कि इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? छोटी आंत का भाग नहीं है, तो याद रखिएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका कोलन। कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है, बाकी ये छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत को 3 भागों में बता के पढ़े है ना। अगला हमारा है कि इनमें कौन अवशेषी अंग है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है हमारा है ऊपरीगामी कोलन और अधोगामी कोलन, एपेडिक्स और अनुप्रस्थ कोलन। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एपेडिक्स कोलन। ठीक है, एपेडिक्स, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से, क्रासनली से, अमाशय से, यकृत से। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन की क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? इनमें से कौन अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? हमारा ऑप्शन है दोस्तों म्यूकस कोशिकाएं, दूसरा है जाइमोजिन कोशिकाएं, मूल पित्तवाहिनी, अम्लजन कोशिकाएं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मूल पित्तवाहिनी। मूल पित्तवाहिनी जठर ग्रंथि का भाग नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हमारा कि इनमें किस रचना के कारण मुख गुहा से भोजन श्वास नली में नहीं जाता है? ध्यान दीजिएगा, हमारे जो गर्दन के अंदर एक रचना होती है जिससे हम भोजन करते हैं तो हमारे श्वास नली नाक में नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन है कंठ द्वार के कारण, एप्लीलैटिक्स के कारण, ग्रसनी के कारण, ग्रास नली के कारण। याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारे अंदर एक गोल सी मंसल संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एप्लीलैटिक्स। तो इसके कारण ही यह क्या होता है कि जब हम भोजन को अंदर लेते हैं तो ये श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो भी इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। आप एक बार पढ़ लिए, लेकिन एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, सकस, एंटीरिकस, मल या चाइल कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसे चाइल कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा चाइल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? कौन सी रचना की मदद से अमीबा भोजन ग्रहण करता है? कुटपाद के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, कोशिका मुख द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कुटपाद के द्वारा भोजन पकड़ता है और ग्रहण करता है अमीबा। ठीक है, अगला हमारा है 19 नंबर। निम्नलिखित कौन अमीबा में पोषण की प्रक्रिया में एक नहीं है? ध्यान दीजिए, अंतःग्रहण, पाचन, वैश्वीकरण, अपघटन। इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अपघटन। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अपघटन। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? कुटपाद में, भोजन रसधनी में, केंद्रक में और साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ख नंबर ऑप्शन हो जाएगा भोजन रसधनी में। यानी कोशिका अपना भोजन को भोजन रसधनी में पचाता है, मतलब अमीबा अपने भोजन को भोजन रसधनी में पचाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं आगे। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण
शरीर के किस रचना में होता है? पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किस रचना में होता है? तो दोस्तों देखिए भोजन रसतनी में पैरामीशियम है ना, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर हम ही बता देते हैं कोशिका मुख से। ठीक है, इसका कोशिका मुख से हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमीबा में पोषण की किस प्रक्रिया को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया? देखिए यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। कितने चित्र दिया गया है? देखिए एक ये चित्र है, ठीक है दोस्तों, और दूसरा ये है, ठीक है, और तीसरा ये है, और चौथा ये है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बोल इसमें पूछ रहा है आपसे कि अमीबा में पोषण की किस प्रतिक्रिया को नीचे के चित्र में दर्शाया गया है? देखिए ये भोजन को अंदर ले लिया है, ये भोजन को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भोजन को भी निगल रहा है, और यहाँ पर ये भोजन से काफी दूर है। तो देखिए इसका ऑप्शन है हमारा ए। ऑप्शन ए है कि अंतःग्रहण, ऑप्शन बी है पाचन, ऑप्शन सी है बाह्यीकरण, और ऑप्शन डी है प्रचलन। तो मतलब प्रचलन। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाह्यीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाह्यीकरण, यानी ऑप्शन ग नंबर सही है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको एग्जाम में भी कितने बार ये पूछ चुका है, तो ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? यानी हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है, ऑप्शन 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, 2 से 4 मीटर होती है, और 1 से 2 मीटर होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा कि हमेशा मनुष्य के आहार नाल की लंबाई, हमारे शरीर में पाचन तंत्र का क्रिया आहार नाल होता है, सबसे लंबा होता है, यानी कि हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। याद रखिएगा, यह हमारे शरीर में 8 से 10 मीटर लंबी होती है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को भोजन से विभिन्न स्वादों का ज्ञान निम्नलिखित किस रचना के मदद से होता है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका लिंक अपना मैं जो बायोलॉजी का पाचन तंत्र पढ़ा है उसका लिंक मैं डाल दूंगा आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको देख लीजिएगा। उसमें सब इसके बारे में मैं चर्चा किया हूँ। मनुष्यों को भोजन के विभिन्न स्वाद और ज्ञान निम्नलिखित किस रचना के द्वारा होता है? दांत के द्वारा, लार ग्रंथि से, स्वाद कलिका से, दांत की मज्जा गुहा से। तो आप याद रखिएगा हमेशा कि हमारे जीभ पर अंकुर जैसी रचना होती है, जिसे हम स्वाद कलिका बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे भोजन की रचना स्वाद कलिकाओं के द्वारा होती है, यानी कि इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि स्वाद कलिका। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम बोल सकते हैं स्वाद कलिका। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाले एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? यानी दांत को हम अच्छे से सफाई नहीं करते हैं तो दांत के ऊपर एक परत बन जाता है, उस परत को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दंत अस्थि क्षय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत अस्थि। हम दांतों को अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे तो हमारा दंत जो है दंत अस्थि क्षय हो जाएगा, तो खराब हो जाएगा। अपनी भाषा में कहें तो उसमें खोना टाइप का जो होता है, काला काला, वो पड़ जाएगा, कीड़ा पड़ जाएंगे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा है 26 नंबर कि इनमें कौन मनुष्य के मुख्य गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? ठीक है, तो मनुष्य के गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता है ना, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारा है अग्नाशय, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? याद रखिएगा आप हमेशा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा अग्नाशय। ठीक है, यानी अग्नाशय हमारे मुख्य गुहा में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बाकी ये तीनों ग्रंथि हमारे मुख्य गुहा में पाया जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि आहार नाल में क्रमानुकोचन को दर्शाने वाले चित्र में चिन्हित स्थान किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है संकुचन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दिखाया गया ना, संकुचन, शिथिलन, अम्लीय स्त्राव और अल्सर। ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा संकुचन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संकुचन। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर किस प्रकार की कोशिका का स्तर होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा है सलकाव्य एपिथेलियम कोशिका, दूसरा है क्यूबाइड एपिथेलियम कोशिका, तीसरा है पश्चिमल एपिथेलियम कोशिका, और चौथा है हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, याद रखिएगा आप कि ये हो जाएगा स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में किस
अत्यधिक स्राव से हो सकता है? निम्नलिखित में किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है? इसका ऑप्शन हमारा है अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेस, ऑप्शन नंबर सी है मतलब सक्रिय पेप्सिन, और ऑप्शन नंबर डी है म्यूकस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय स्राव, यानी अम्लीय स्राव के कारण ये घाव, अत्यधिक स्राव होने के कारण ये घाव होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? सक्रिय पेप्सिन, लाइपेस और एमाइलेंस और इनवर्टेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लाइपेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइपेस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा लाइपेस। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर कि मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? मानव आहार नाल में किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर आप याद रखिएगा कि मानव आहार नाल में छोटी आंत सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय है, यकृत है, जठर ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर की यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजें पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे पौधे जो सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं और मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। और पौधे क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। अगला हमारा स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 और इनमें सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वपोषी पोषण बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण में इस सभी की जरूरत होती है, इसलिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में वह सहायता करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा हो जाएगा हरित लवक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरित लवक। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 कितना है? देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, CO2 का उपयोग होना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों CO2 का मुक्त होना। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 नहीं निकलता है, बल्कि पेड़ पौधा CO2 को अंदर लेता है, ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है? अमीबा भोजन को अंदर लेता है। इसका ऑप्शन हमारा है कुटपाद के द्वारा, परिवहन के द्वारा, भोजन रसधानी के द्वारा, केंद्रक के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुटपाद के द्वारा, यानी कुटपाद के द्वारा भोजन अंदर ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होती है? किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली के द्वारा जुड़ा होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, निगल द्वार होता है, वो निगल द्वार के द्वारा दोनों जुड़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, जो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम मैट्रिक का, उस मैट्रिक के जैव प्रक्रम का एक श्वसन नाम, उसमें से श्वसन नाम का एक टॉपिक है। ठीक है, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो चलिए इसके बाद उसमें परिवहन नाम का टॉपिक है, उसे भी मैं चर्चा कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम श्वसन को देखते हैं। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? जनन, नियंत्रण, उत्सर्जन, श्वसन। तो सीधा सीधी बात है दोस्तों, यदि श्वसन क्रिया होगा तभी ग्लूकोज का विखंडन होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वसन क्रिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन
अणुओं का क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, दहन होता है, ऑक्सीकरण होता है, परिवहन होता है कि समन्वय होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑक्सीकरण होता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। एक बार और समझिएगा, ऑक्सीकरण होता है। आपको मेरे साथ सारे क्वेश्चन याद करते जाना है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस जो भी समय चल रहा है ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। तो इस समय आपको समय बर्बाद नहीं करना है, मेरे साथ आपको क्वेश्चन याद करते जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा के सार्वजनिक वाहक का क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक का नाम बताना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए इसका हम समझते हैं। इसका हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया है, हरितलवक है, डीएनए और एटीपी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी, ठीक है। सार्वजनिक ऊर्जा का वाहक एटीपी होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं? श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है दोस्तों? श्वसन क्रिया के बाद क्या बनता है? ऑप्शन है हमारा CO2 एंड O2, ऑप्शन बी हमारा है O2 और H2O एवं ऊर्जा, मतलब ऑक्सीजन, जल और ऊर्जा, या यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऑक्सीजन और जल। क्या बनता है दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन के अणुओं से मिलकर बना होता है? मतलब ग्लूकोज में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? देखिएगा ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा आप। ग्लूकोज में C6 होता है, 6 कार्बन होता है। याद रखिए कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है? ठीक है, ऑप्शन है हमारा अवायवीय श्वसन, दूसरा ऑप्शन है वायवीय श्वसन, तीसरा किण्वन एंड चौथा ऑप्शन है संगलन। तो याद रखिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन। इसका आंसर हो जाएगा का अवायवीय श्वसन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑक्सीन की अनुपस्थिति में पाइरुवेट से एथेनॉल एवं CO2 बनने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन है हमारा विखंडन, ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है संश्लेषण एंड ऑप्शन डी है किण्वन। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किण्वन। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइएगा, ऊपर भी अभी है। अगला हमारा है कि निम्नलिखित किसमें किण्वन क्रिया होती है, मतलब किण्वन की क्रिया किसमें होती है, ध्यान दीजिएगा। पेशी कोशिकाओं में, दूसरा ऑप्शन है ईस्ट में, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में, चौथा ऑप्शन है सभी जीवों में। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईस्ट में। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ईस्ट में। ठीक है, इनमें किण्वन क्रिया ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होता है? एथेनॉल में संचयन के कारण, CO2 के संचयन से और ऊर्जा की कमी से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के संचयन से, यानी कि जब हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है तो हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन मैं आपको बता दिए और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव में, पेशी कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड ईस्ट में। तो याद रखिएगा पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधे के में किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा, अंतर कोशिकाओं स्थानों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूं कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे के किन भागों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो इन तीनों के द्वारा प्रविष्ट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी के द्वारा, यानी कि रंध्रों के द्वारा भी, वात रंध्रों के द्वारा भी और अंतर कोशिका स्थानों के द्वारा भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्तियों में, प्रत्येक भाग में। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्येक भाग में। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जड़ से भी
और तना से भी, पत्तियों से भी, तीनों आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पौधे में श्वसन किस भाग से होता है, तीनों से श्वसन होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि जंतुओं की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति होती है धीमी, तीव्र, कभी धीमी कभी तीव्र, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा धीमी, यानी जंतुओं की अपेक्षा धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा टिंडा तथा तेलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित किसके द्वारा होती है। टिंडा में और तेलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होती है, टक्रिया के द्वारा होती है, या गिल्स के द्वारा होती है, या फेफड़ों के द्वारा होती है, या कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि टिंडा और तेलचट्टा में श्वसन की क्रिया टक्रिया द्वारा संपन्न होती है। और किसके द्वारा, टक्रिया द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जंतु में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। याद रखिएगा, आंसर है अमीबा, पैरामीशियम, मछली और इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित किस जंतु के में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, झींगा में, सीप में, कछुआ में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा कछुआ में। किसमें हो जाएगा, कछुआ में। याद रखिए, कछुआ में भी श्वसन फेफड़ा के द्वारा, कछुआ में फेफड़ा होता है। मनुष्य में नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, जानिए छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, क्या कहलाता है। घ्राण क्षेत्र, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, श्वसन क्षेत्र, नासापाटिका। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कौन सीधे वायु कोश या एल्वोलोइड में खुलती है। श्वास नली, श्वासनिका और वायु कोष्ठिका वाहिनियां। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका वायु कोष्ठिका वाहिनियां। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। वक्ष गुहा को उदर गुहा, ध्यान दीजिएगा, वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। डायाफ्राम, पसलिया, फ्लोरल मेम्ब्रेन और पैराइटल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायाफ्राम। इसका आंसर हो जाएगा डायाफ्राम। ठीक है, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियां संकुचित होती है तब वह वक्ष गुहा संकुचित हो जाता है, वक्ष गुहा फैल जाता है, फेफड़ा से हवा बाहर निकल जाती है, इनमें से कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वक्ष गुहा फैल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर हम देखते हैं कि सीरिये रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा होती है, समान होती है और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बहुत धीमी होती है। क्या हो जाएगा, बहुत धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पट्टिकाओं के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका विसरण प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि कोशिका झिल्ली से विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ध्यान दीजिएगा, ये अपना प्रजनन, ये अपना उत्सर्जन भी विसरण प्रक्रिया द्वारा ही करता है अमीबा, पैरामीशियम कोशिकीय जीव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में श्वास नलीय प्रक्रिया के लिए क्या सही है। श्वास नलीय प्रक्रिया दोनों एक ही चीज है, यह रक्त से भरी होती है, यह सखित तथा वायु से भरी होती है, यह सखित तथा रक्त से भरी होती है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर कि यह वायु से भरी होती है, सखित तथा वायु से भरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। नासिका क्षेत्र, श्वास नली, गिल्स और रक्त। तो याद रखिएगा क्या, गिल्स हो जाएगा, यानी गिल्स हमारे अंदर यानी मानव के अंदर
नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, तो मनुष्य में बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं? बाह्य नासिका क्षेत्र भीतर की ओर कहाँ खुलते हैं? नासिका वेशमों में, प्रगाढ़ या प्रकोष्ठकों में, ग्रसनी में, स्वर यंत्र या लायरिक्स में। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों नासिका वेशमों में। क्या हो जाएगा? नासिका वेशमों में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है, मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारी की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है, क्यों? नाक वेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है। दोनों नासिका वेशम नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे के पृथक होते हैं। घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक छोटा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा कि घ्राण क्षेत्र जो होता है मानव में है वह अत्यंत छोटा होता है, इसी कारण सूंघने की क्षमता कम होती है। जबकि कुत्ता होता में यह क्षमता अत्यधिक बड़ा होता है, घ्राण क्षेत्र अत्यधिक बड़ा होता है, इसलिए कुत्ता जल्दी से कोई भी चीज को सूंघ लेता है। ठीक है, अगला हमारा है कि नासिका वेशम की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है क्या कहलाती है? प्रघात कहलाती, प्रघ्राण कहलाती है, कांची कहलाती है, नासा पट्टिका या श्वास नली कहलाती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कांची। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कांची। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में टैक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? टैक्रिया कितना लंबा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों टैक्रिया हमारा 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना? 11 सेंटीमीटर। कौन? टैक्रिया। याद रखिएगा आप, टैक्रिया 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। एक और इसमें क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के अंदर कितने वेशम पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मनुष्य के अंदर कितने वेशम 4 वेशम पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मनुष्य के अंदर 4 वेशम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका ऊर्जा द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज अम्ल और शुक्र अम्ल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग नंबर ऑप्शन ग्लूकोज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीन कोशिका को पहुंचाया जाता है? बाहरी वातावरण में ऑक्सीन कोशिका को पहुंचे विसरण के द्वारा, किण्वन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या विसरण और किण्वन दोनों के द्वारा। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा विसरण प्रक्रिया के द्वारा। क्या हो जाएगा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में टैक्रिया में पाए जाते हैं उपास्थित के बने पूर्ण वाले, उपास्थित के बने अपूर्ण वाले, क्यूटिलिक के बने पूर्ण वाले और क्यूटिलिकल के बने अपूर्ण वाले। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा उपास्थित के बने अपूर्ण वाले। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या परिवर्तन होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा विघटन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में, हरित लवक में या कोशिका झिल्ली में? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका द्रव में। किसका क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वास कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं? याद रखिएगा क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन है हमारा लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल, साइट्रिक अम्ल एंड ग्लूकोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है और अंतिम क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना और तैली। गैस का आदान प्रदान कैसे होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा रंध्र। पौधे में एक अर्धवृत्ताकार जैसी संरचना होती है,
वह क्या कहलाती है, रंध्र कहलाती है, जो ऑक्सीजन को छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है तथा इसी के सहायता श्वासोच्छ्वासन की क्रिया चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पौधों में नहीं पाया जाता है तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिका नियंत्रण और इनमें से क और ग दोनों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मेरे अनुसार क और ग, यानी इसका आंसर हो जाएगा क और ग दोनों। यानी कि पौधा में तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता है और तंत्रिका नियंत्रण भी नहीं होता है, लेकिन कोई कोई की बुक्स में तंत्रिका नियंत्रण केवल देता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तंत्रिका नियंत्रण भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु उद्दीपनों के प्रभाव से पौधों में होने वाली गति को कहते हैं। वायु उद्दीपन के प्रभाव से पौधों में जो गति होता है उसे हम क्या कहते हैं? उपापचयी गति, अनुवर्ती गति, रासायनिक गति, समन्वय। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यह होती है अनुवर्तनी गति। कौन सी गति होती है? अनुवर्तनी गति। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि निम्नलिखित पादप अंग प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं। कौन से पादप अंग प्रकाश संश्लेषण को प्रदर्शित करते हैं? जड़, तने का शीर्ष भाग, पत्तियां और ख और ग दोनों। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ख और ग दोनों, यानी कि तना का शीर्ष भाग, ऊपर वाला भाग भी हो जाएगा और पत्तियां भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग नालिका की बीजांड में होने वाली गति प्रदर्शित करती है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन और जलानुवर्तन। कौन सा इसका होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यह इसका आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक अनुवर्तन। कौन सा हो जाएगा? रासायनिक अनुवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाता है? जड़, तना, पत्तियां, फूल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा जड़। यानी कि पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन को दर्शाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कि ऑक्सीन का संश्लेषण होता है जड़ में, स्तंभ शीर्ष में, पत्तियां में, फल में। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्तंभ शीर्ष में, यानी पौधे के स्तंभ शीर्ष में ऑक्सीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन का संश्लेषण कहाँ होता है? स्तंभ शीर्ष में, जड़ों में, भ्रूणपोष में और ख और ग दोनों में। यानी ख और ग का हुआ कि जड़ों में और भ्रूणपोष में, दोनों में। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा कि दोनों में, यानी ख और ग दोनों में, जड़ों में भी और भ्रूणपोषण में भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि होती है। एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन और इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑक्सीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहत आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, बड़े आकार का? और ऑप्शन है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिब्रेलिन। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, इसको हम बताते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा जिब्रेलिन। यानी जिब्रेलिन होता है जो फलों की आकृति को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन कौन सा गैस के रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, जिससे फल पकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियां का विलग्न हो जाती है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और जिब्रेलिन। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड, यानी एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन को अवरोध करता है? साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? एब्सिसिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन से हार्मोन के प्रयोग से पत्तियां अधिक समय तक हरी और ताजी बनी रहती है? ऑप्शन है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की उपस्थिति के कारण पत्तियां हरी भरी लंबे समय तक रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में कौन जीर्णता को रोकता है एवं क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है? ऑप्शन है एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीन। याद रखिएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन, यानी इसका भी आंसर होगा साइटोकाइनिन, जो क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है। अगला क्वेश्चन कि सभी जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के लिए प्रयुक्त रचनाओं की इकाई क्या कहलाता है? न्यूरॉन कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है, या स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु कहलाता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन, जो ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन तंत्रिका आवेग का चालन साइटन की ओर करता है? कौन सा चालन साइटन की ओर करता है? एक्सॉन, डेंड्राइटस, माइलिन सिस्ट और न्यूरिलेमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेंड्राइटस। क्या हो जाएगा? डेंड्राइटस, याद रखिएगा। वह रासायनिक, अगला क्वेश्चन, वह रासायनिक अभिक्रिया जो तंत्रिका आवेग को एक्सन से दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइटस में पहुंचाती है कहलाती है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य, एसिटाइल कोनिन, हार्मोन और एपिनेफ्रिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन भाग है। सेरिब्रम तथा डायनसेफ्लॉन भाग किसका है? ऑप्शन हमारा है अग्र मस्तिका, मध्य मस्तिका, पश्चिम मस्तिका, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा अग्र मस्तिका। सेरिब्रम किसका भाग है? अग्र मस्तिका। सेरिब्रम का अग्र मस्तिका दो भाग होता है, एक सेरिब्रम और एक डायनसेफ्लॉन। इसी के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है कि तंतुमय संयोजी ऊतक की बनी एक झिल्ली जो मस्तिष्क को चारों ओर से घेरी रहती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क को जिस झिल्ली में मस्तिष्क रहता है उस झिल्ली का नाम है हमारा मेनिंजिस। क्या बोलते हैं इसे? मेनिंजिस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक पेशियों की गतियों पर नियंत्रण करता है? पॉन्स वेरेलाई, ठीक है, सेरिबेलम, डायनसेफ्लॉन और मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम, जो हमें नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पर मैं छोड़ा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कि निम्नलिखित में कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को जो हमारे ललाट के बीचों बीच होती है उसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, एपिनेफ्रॉन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसका स्राव है? पिट्यूटरी का, थायराइड का, पैराथायराइड का, एड्रिनल का? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल का, यानी एपिनेफ्रॉन एड्रिनल नामक ग्रंथि का स्राव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस हार्मोन से अधिक स्राव से जाइगोटिज्म नामक रोग हो जाता है? वृद्धि हार्मोन के, ग्लूकोकार्टिकवायरस हार्मोन के, लिंग हार्मोन के, एपिनेफ्रिन हार्मोन के? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वृद्धि हार्मोन के। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह स्थान जहां एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं कहलाता है? एसिटाइल कोलिन, सिनेप्स, साइनेपिक नर्व्स, न्यूरिलेमा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिनेप्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है कि मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित होता है क्या कहलाता है? तो मानव खोपड़ी का वह भाग जहां मस्तिष्क स्थित रहता है उसे हम क्रेमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमियम, यानी कि हमारा मस्तिष्क क्रेमियम नामक हड्डी के अंदर बंद रहता है, जो कपाल होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का औसतन आयतन लगभग कितना होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1650 मिलीलीटर। मिलीलीटर में 1650, ग्राम में 1300 से 1400 ग्राम और लगभग 1.5 kg। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि रक्तचाप तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिबेलम के द्वारा, सेरिब्रम के द्वारा, मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा, पॉन्स वेरेलाई के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा
मेंडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेंडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पैराथायराइड, वुनर ग्रंथि, अंडाशय और वृषण। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर है वृनर ग्रंथि, या अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम इसमें क्या है? इंसुलिन स्राव होता है, इंसुलिन स्राव होता है लैंग हैरेंस की दीपिकाओं में जठर ग्रंथि का, वूनर ग्रंथि का, एंड्रियन कार्टेक्स का। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन स्राव होता है लैंग हैरेंस की दीपिकाओं का, यानी लैंग हैरेंस की दीपिकाओं में इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसे भी हम देख लेते हैं नीचे। तो आइए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा। तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। क्या होता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, और पेड़ पौधा जो होते हैं उनके अंदर ओनली केवल रासायनिक अभिक्रिया होता है। कौन? केवल रासायनिक अभिक्रिया। हमारे अंदर दोनों होता है, तंत्रिका और रसायन दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एबिसिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह और वृद्धि रोधक की तरह। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक के द्वारा। किसके द्वारा? वृद्धि रोधक के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। इनमें से आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑक्सिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो याद रखिएगा, फल पकाने के लिए एथिलीन होता है। कौन होता है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन हमारा मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन का तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, मेंडुला, सेरिबेलम और डायनसेफ्लॉन। हृदय की गति को कौन कंट्रोल करता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा मेंडुला। कौन हो जाएगा? मेंडुला। ठीक है, कौन सा आंसर? मेंडुला। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिबेलम, मेंडुला, सेरिब्रम और कार्पस कैलोसम। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सेरिब्रम। ये सबसे बड़ा स्टोरेज है, सबसे बड़ा मेमोरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हार्मोन स्रावित होता है, यहाँ तो बताया था पीछे हम अंतःस्रावी ग्रंथि से। ठीक है, एंड्रोजन है नर हार्मोन, स्त्री हार्मोन, पाचक रस। याद रखिएगा, एंड्रोजन ही स्त्री हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? स्त्री हार्मोन। 9 हमारा है कि एंड्रोजन स्रावित होता है वृषण में अंडाशय द्वारा, लैंग हैरेंस की दीपिकाओं द्वारा और थायराइड के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा एंड्रोजन जो होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय में बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था कुछ क्वेश्चन नियंत्रण समन्वय का जो मैंने आपको बता दिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये सारे समझ में आ गए। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में, पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? माने खाद्य पदार्थ कौन एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम। पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम और तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली और चौथा ऑप्शन है कार्टेक्स द्वारा। मैंने इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्लोएम उत्तक। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में और एक कोशिकीय पौधे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा कि चालनी नलिकाएं कोशिकाएं फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। इसका आंसर भी हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि पौधों के बाहरी
वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, तीसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है परिवहन। इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाली दाब को क्या कहते हैं? प्रासरण दाब, विसरण दाब, अस्फीति दाब, मूल दाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम जानते हैं, मूल दाब हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा? मूल दाब। अब एक एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते जाइएगा, सामने मेरे साथ आपको याद करते जाना है। ठीक है, इसमें से यदि क्वेश्चन है तो आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधों किस रूप में करते हैं? खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में और इनमें से सभी के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आइए इसका हम आंसर समझते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं हम कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार से कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? मतलब अपने भार की, इतना उसका भार है, उसे कई गुना जल वाष्पोत्सर्जित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम समझते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है इस पर। इसका आंसर क्या होगा? तो 2 गुना, 4 गुना, 100 गुना और 10,000 गुना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 100 गुना जल वाष्पित करता है, यानी 100 गुना, अपने भार के 100 गुना जल पूरे जीवन में वाष्पित कर देता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर किधर से होता है? खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर किधर से होता है? ऑप्शन हमारा है तना से पत्तियों की ओर, तना से पत्तियों की ओर, तना से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर, अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि दोस्तों इसका आंसर होगा कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है? जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिका होती है? मृत कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कभी जीवित तो कभी मृत कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आइए हम इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा मृत कोशिकाएं। जाइलम वाहिकाएं क्या होती है? मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? चालनी पट कहाँ अवस्थित रहता है? जाइलम वाहिकाओं के बीच, मार्ग कोशिकाओं के बीच, चालनी नालिकाओं के बीच, मूल रोम में। कहाँ होता है दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर हम बताते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा चालनी नलिकाओं के बीच। ठीक है, चलिए इसका आंसर ग नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? नहीं, हाँ, कभी कभी होता है, खास परिस्थितियों में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि क्या खाद्य पदार्थ का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है? तो यस, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? केवल ऊपर की ओर। याद रहेगा ना, केवल ऊपर की ओर। अगला है रक्त है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि रक्त क्या है? रक्त है तरल संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा रक्त है तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की, अकार्बनिक लवण की, ग्लूकोज वसा की और जल की। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, जल की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जल की। अगला है सीरम कहलाता है। सीरम क्या है? फाइब्रोनो जिन सहित प्लाज्मा, फाइब्रोनो जिन रहित प्लाज्मा, प्रोथाम्बी वन रहित प्लाज्मा
और प्रथाम्बीन सहित प्लाज्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 रीनोजिन रहित प्लाज्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर कि निम्नलिखित कौन हृदय गति के द्वारा हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है? ऑप्शन है हमारा पेरिकार्डियल गुहा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल द्रव, कार्डियक पेशी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पेरिकार्डियल द्रव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है कि मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं? मैमेलिया वर्ग के जंतु के हृदय में कितने वेशम होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा, इसका आंसर होगा 4, यानी कि हृदय में कितने जंतु होते हैं? 4। अगला, हृदय में कितने वेशम होते हैं? 4। ठीक है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बाएं अलिंद के, दाया अलिंद के, बाया नीलय के, दाया नीलय के। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाया नीलय के। बाया नीलय की दीवार मोटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि त्रिदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? दाया अलिंद नीलय छिद्र पर, बाया अलिंद नीलय छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर, दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनी पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दाएं अलिंद नीलय छिद्र पर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाएं अलिंद नीलय छिद्र पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि अग्र महाशिराएं तथा पश्चिम महाशिराएं कहाँ खुलती है? बाया नीलय में, दाया नीलय में, बाया अलिंद पर, दाया अलिंद पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दाया अलिंद में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दाया अलिंद में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ऐसे नोड है पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका ए, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और कंकाल ऊतक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका ऊतक। चलिए दोस्तों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस धमनी में, शिराएं में और सिरिकाएं में। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा फुफ्फुस शिरा में। क्या हो जाएगा? फुफ्फुस शिरा में। ठीक है, अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हृदयघात, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन और सिस्टोलिक प्रेशर। तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसे क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन हमारा कि उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का वह कौन सा तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है? उत्सर्जी तंत्र, रक्त परिवहनी तंत्र, श्वसन तंत्र और जनन तंत्र। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा रक्त परिवहन तंत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त परिवहन तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना % होता है? 25%, 35%, 55% और 75%। 75% क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 55%। कितना हो जाएगा? 55%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? कौन रक्त को थक्का कर देता है? लाल रक्त कोशिकाएं, फाइब्रिनोजिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लसिका। तो इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? लाल रक्तिका कोशिका, फाइब्रिनोजिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन और लसिका। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा फाइब्रिनोजिन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजिन
मतलब रक्त के में उपस्थिति के कारण रक्त थक्का हो जाता है। ठीक है, इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? रक्त के मतलब रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, हिप्रेनिन के कारण, प्रोथाम्बिन के कारण, ब्रिनोजिन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका होगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है हिपैरिन, ब्रिनोजिन, प्रोथाम्बिन और हीमोग्लोबिन। यह क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का वाहक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। याद रखिए, इसका ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन यानी ब्लड करता है। ठीक है, अगला हमारा फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? बायां नीले से, दायां नीले से, बायां अलिंद से और दायां अलिंद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा दाया नीले से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दाया नीले से। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि द्विदली कपाट कहाँ अवस्थित होता है? बायां अलिंद नीले छिद्र पर, दायां अलिंद नीले छिद्र पर, फुफ्फुस चाप पर और अंतरा अलिंद भित्ति पर। इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा बायां अलिंद नीले छिद्र पर। क्या हो जाएगा? बायां अलिंद नीले छिद्र पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? दायां अलिंद से, बायां अलिंद से, दायां नीले से, बायां नीले से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बायां नीले से। ठीक है दोस्तों, याद कर दीजिएगा, बायां नीले से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर है सिस्टॉल और डायस्टॉल हृदय चक्र, गुणन परिवहन। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, हृदय चक्र इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय से, यानी हृदय में रक्त जगह हृदय चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा है कि 80 बाई 120, 120 बाई 80, 160 बाई 100 और 100 से 160। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 120 ले 80 होना चाहिए। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति का। चलिए आइए और कुछ क्वेश्चन उसे भी हम देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है, ऑप्शन हमारा ए परासरण द्वारा, ऑप्शन बी है चालनी नालिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी है विसरण द्वारा एंड ऑप्शन डी है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा विसरण के द्वारा। याद रखिए क्या आंसर हो जाएगा? विसरण के द्वारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पानी में घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम नालिकाओं के द्वारा। क्या हो जाएगा? जाइलम नालिकाओं के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? ग्लूकोज के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, स्टार्च के द्वारा एंड प्रोटीन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सुक्रोज के द्वारा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे दोनों ओर और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? केवल ऊपर की ओर। क्या हो जाएगा? केवल नीचे, ऊपर और नीचे दोनों ओर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे दोनों ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया, मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? कार्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा जाइलम के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? क्या अभी आपको बताया हम वहां पर कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां, शिराएं,
अलिंद और नीले। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा धमनिया। क्या कहलाती है? धमनिया। याद रखिए धमनिया हमारे रक्त को एक स्तन दूसरे स्तन तक ले जाती है। हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है। हृदय में वेशमों का शिथिलन कहलाता है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुचन और तल बंध संकुचन। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा डायस्टोल। क्या हो जाएगा? डायस्टोल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा इस वीडियो में इतना क्वेश्चन था किससे? परिवहन से संबंधित। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया। क्वेश्चन शुरू किया जाए। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा, कोई नहीं। एकदम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बताइए आप लोग जल्दी से इसको कि पुष्पी पादपों में जिसमें फूल होते हैं उन पौधों में जनन कैसे होता है? हाँ, उन पौधों में जनन होता है ये फूलों के द्वारा। ऑप्शन इसका बी, बिल्कुल सही है बी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, बोर्ड एग्जाम से संबंधित है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव फ्रेश नहीं आ रहा। वेट। चलिए तो आगे हम अब यहाँ पर क्लियर दिखाई दे। तो चलिए अब आपको साफ दिखाई दे रहा है ना? हाँ, अब क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। मानव मादा में, हाँ सी हो जाएगा, सही है, क्योंकि मादा के अंदर ये नहीं होता है शुक्रवाहिका, वेस डिफरेंस नामक नली, ये केवल पुरुषों में होती है। ठीक है। क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा किरण, बौनापन, मधुमेह और कोई नहीं। चलिए आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बताइए। आपको कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन डाला गया है। नहीं, सी नहीं होगा। हाँ, डी सही है, क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक को संलग्न को हम निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर निषेचन ऑप्शन तो नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है। 4 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। एकलिंगी मतलब एक लैंगिक। सरसों, गुड़वल, पपीता, मटर, कौन सा हो जाएगा? मारिए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ये हो जाएगा पपीता। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो ऑप्शन आपका इसका सी सही है, पपीता हो जाएगा, पपीता। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन किस में होता है। 5 का आंसर बताइए, 5 थोड़ा सा इसको वीडियो जो क्लास है, क्लास को नीचे जो रेड लाइन दिखाई दे रहा होगा आपको उसको फुल कर लीजिएगा, तब मतलब अपडेट होकर जाता रहेगा। हाँ बिल्कुल ईस्ट में, ईस्ट में राइट आंसर ईस्ट में। ओके सही है, बिल्कुल ईस्ट में। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र और वर्तिका। बताइए आंसर 6 का, जल्दी से आंसर बताइए। नंबर भी दागते चलिए ना, समझ में नहीं आ रहा नंबर, आप लोग थोड़ा सा इसमें ऐड कर दीजिए। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर। ओके, ए नंबर ऑप्शन सही है, पुंकेसर, बिल्कुल ए सही है, पुंकेसर। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, कोई नहीं। द्विखंडन की क्रिया होता है। चलिए, तो आपका आंसर मिला ए। ओके, ए अमीबा, ठीक है, राइट आंसर अमीबा में। ओके, निम्नलिखित में से किस जीवों में बहुखंडन होता है। बहुखंडन पूछ रहा है 8 का, इसका भी नहीं हो जाएगा, द्विखंडन बहुखंडन दोनों होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रबंधन होता है। ब्रायोफाइलम याद पर आपको बताया था भैया, एक प्रकार की पत्ती है, पत्तियाँ, जड़, तना, फूल, कौन सा हो जाएगा। 9 का आंसर 9 का भी हाँ ए हो जाएगा, पत्तियाँ। उस सब जो इस तरह का उसका पत्ती होता है और इसके पत्ती में ही यहाँ कायिक ब्रायोफाइलम निकलने लगता है कायिक प्रबंधन क्रिया के द्वारा यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मानव मादा में निषेचन होता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फिलोपियन नालिका में, कहाँ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10, हाँ डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, फिलोपियन नालिका में। आप सही, राइट आंसर इसका हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है, तना के द्वारा कायिक प्रबंधन होता है पुदीना में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। 10 का डी, 10 का हाँ डी हो गया, 10 का डी। ठीक है, 11 का बताइए आप लोग। तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में, कौन सा हो जाएगा। 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, 11 का डी हो जाएगा, हाँ 11 का डी, सभी में। ओके, खंडन द्वारा जन्म होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिंडे में, कौवे में। 12 नंबर क्वेश्चन, तब मैं खंडन के द्वारा ना, कहीं हम बता देते हैं, खंडन के द्वारा ये मछली हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ठीक है ना, मछली के द्वारा। कायिक प्रबंधन संभव है, 13 नंबर क्वेश्चन है, कायिक प्रबंधन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। कायिक प्रबंधन 13 का आंसर हम बता देते हैं आपको। 13 का क्या हो जाएगा, कायिक प्रबंधन जड़ में भी होता है, तना में भी होता है, पत्ती में भी होता है, ये तीनों सही, उपयोग सभी, डी इसका ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 कि तने पर अपस्थानिक कालिया पाई जाती है, पुदीने में, आलूओं में, ब्रायोफिलम में, सभी में। 14 का आंसर अपस्थानिक कलिया, बताए थे आपको, बताए थे, बताइए जल्दी बताइए। चलिए हम बताते हैं इसको, ये आलू में होता है, आलू में, हाँ आलू में होता है, आलू में क्या होता है ना, इससे छोटा छोटा सी आँख जैसा नहीं निकल रहता है, हाँ उसी को तो बोलते हैं अपस्थानिक कलिया। इस तरह आलू के अंदर में जो जनन में भाग लेता है। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा, हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में और प्लाज्मोडियम में। 15 का आंसर मुकुलन के द्वारा जनन,
नहीं पता? हाइड्रा में, ओके ओके ओके, 15 का ए सही है, हाइड्रा में होगा, ठीक है ओके। 16 नंबर, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानिया में। 16 का कौन सा हो जाएगा? तो अलैंगिक जनन मुकुलन ईस्ट में होता है, ऑप्शन ए इसका कौन सा सही है? बी सही है, ईस्ट में, ठीक है ना। 16 का भी, 16 का तो हम बता दिए, भी बता दिए। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, 17 का। चलिए, अंडाशय, गर्भाशय कहाँ पर? तो मानव में पूछ रहा है ना, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी, कौन सा हो जाएगा आंसर 17 का? वही क्वेश्चन है ना, ये सेम तो आंसर होगा, इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना, शुक्रवाहिका, ठीक है ओके राइट। परागकोश में होता है, परागकण। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? 19 नंबर, 19 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मादा युग्मक, ऑप्शन इसका डी सही है, मादा युग्मक, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, देखिए आ गया, ये तो आपको बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे इसको। 20 का, एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी, पोषण की कमी। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन होगा इसका, असुरक्षित यौन संपर्क, ठीक है ना। एड्स का प्रमुख कारण असुरक्षित यौन संपर्क, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, कैसा होता है? बताइए जल्दी से आप लोग, बढ़ा दीजिएगा, साथ में हो जाइएगा, ठीक है ना। 21 का ए नहीं होगा, पंखुड़ियों का जो रंग होता है ना वो हरा होता है, नीचे होता है ना। नहीं, ये गलत क्वेश्चन हो गया, सॉरी, यहाँ पर ये थोड़ा सी गलत मिस प्रिंटिंग है, ये पंखुड़िया नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? ये पुष्प का जो होता है पुष्पासन, वह, ठीक है ना। ये पंखुड़ी की जगह पर यहाँ पर होगा पुष्पासन, ठीक है, क्योंकि पंखुड़ी पीला भी होती है, लाल भी होती है, सफ़ेद भी होती है, हरा नहीं होती है, ठीक है ना। तो पुष्पासन यहाँ पर होगा, ओके ठीक है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज, तंज। 22 का आंसर फल में ना, अंडाशय, सी हो जाएगा, अंडाशय। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे कहते हैं, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनाती है उसे क्या कहते हैं? मूलांकुर, प्रांकुर, प्रो, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन हो जाए, प्रांकुर। ऑप्शन इसका ये होता है, वो जो पुष्पासन होता है ना अंडाशय, उसका भाग होता है, अंडाशय का केंद्रीय भाग, तो इसी को प्रांकुर भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही है। एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग, ये सभी कौन सा हो जाएगा? 24 का आंसर बताइए आप लोग, 24 का आंसर। सभी नहीं आते हैं लाइव क्लासेज में, डी सही है, डी होगा, सही है, एकल जीवों में प्रजनन विधि, डी बिल्कुल सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक में आवश्यकता होती है केवल लैंगिक जनन में केवल नर जननांग, केवल स्त्री जनन, नर और स्त्री दोनों जननांग, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग बता ही देंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ओके बहुत अच्छा। 25 का सी हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? नर, स्त्री दोनों, इनमें से कोई नहीं। 26 का आंसर बताइए आप लोग,
26 का पुष्प का सर, पुष्प का कौन सा जननांग है? हाँ, नर जननांग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है। पुरुषों में पूछा था, दाढ़ी या मूंछ का आना, कंधा फूटना, मांसपेशियों में उभार होना, ये सब ही। मारिए मारिए, जल्दी से मारिए 27 का आंसर। हाँ, डी बिल्कुल सही है। तीनों लक्षण होते हैं पुरुषों में, दाढ़ी और मूंछ का आना, कंठ का फूटना और मांसपेशियों में उभार आना। और स्त्रियों का यहीं पर बता देते हैं, स्त्रियों का होता है आवाज़ का पतला होना, ठीक है, स्तन में उभार, गुप्तांगों में बाल का आना, दाढ़ी मूंछ ये पुरुषों में आता है, और कंठ यानी कि फाटल बांस के, जैसे आपको बताए थे। सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए थे, यहाँ पर आ ही गया है, क्या यहाँ पर है। स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है स्तंभों की वृद्धि थी, नित्य स्तंभों की उभारना, रजो धर्म का प्रारंभ, ये सभी हो जाएगा, ठीक है, इसका भी, ठीक है ना। याद रखिए, ये 2 नंबर से भी अलग से पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में। मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन सा है? वृषण, नर जनन, शुक्र वाहिका, मूत्र मार्ग, ये सभी 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 इस ये सब क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में, शुक्राशय में। शुक्राणुओं का मोचन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए आप लोग जल्दी से। शुक्रवाहिका यहीं लेकर जाता है ना, उसे शुक्राणुओं को लेकर आगे बढ़ता है शुक्रवाहिका। वेस्ट डिफरेंस। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या, ओह इतना इजी क्वेश्चन पूछा। बी, ठीक है, बी 2 हो जाएगा। 32 नंबर, मनुष्यों में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। जब मनुष्य में निषेचन है तो उसके फलस्वरूप भ्रूण, बीजाणु, युग्मनज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा बनेगा? 32 का 32 का 32 का 32 का बताइए जल्दी से आप लोग, बताइए। 32 का सी, हाँ, युग्मनज, जाइगोट बनता है, जाइगोट, युग्मनज, ओके। वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। जो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वह कहाँ संचित होते हैं? शुक्राशय में, अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, मूत्रमार्ग में, कहाँ पर? बताइए जल्दी से। अरे बोलिए भाई, जल्दी जल्दी। 33 का ये होगा, शुक्राशय नहीं, अधिवृषण। जो नीचे टेस्टिस होता है, जब इसमें से शुक्राणु बनते हैं तो ऊपर अधिवृषण रहता है, पहले इसमें संचित होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जाते हैं कहाँ? वेस्ट डिफरेंस से शुक्राशय में, ठीक है ना। शुक्राशय में परिपक्व होते हैं, ओके। वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। टकराना, क्षमता, निकेत परिवर्तन। 34 का जो बाहर होने वाले परिवर्तन निकेत कहलाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, सरसों, अड़हुल, इनमें से कोई नहीं। 35 एकलिंगी आए थे, क्वेश्चन पीछे भी आया क्वेश्चन, ये जस्ट पपीता हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन पपीता। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रिया प्रारंभ हो जाता है? 12, 18, 24, 23, ये तो बताइए दीजिएगा आप लोग। 36 का 36 का 36 का 36 का 36 का 12 वर्ष में बनना आरंभ होता है ना। 12 वर्ष में शुक्राणु बनना आरंभ होते हैं। मानव जनन अंग आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील, लेकिन ये कब मतलब जनन के लिए तैयार हो जाते हैं? तो 18 वर्ष आयु में, कम से कम 12 वर्ष में तो स्टार्ट होता है इनका बनना, लेकिन परिपक्व एवं क्रियाशील 18 वर्ष में। शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है? शुक्राणु ये सब बता देंगे वृषण में भाई, ओके। अगला क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। 38 का देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के बाद पुरुष में, स्त्री में
पुरुष का 23 अब स्त्री का 23 जो मिलकर जोड़ा 46 बनाते हैं। तो ये जोड़ा जो होते हैं कहाँ पर चले जाते हैं, स्त्रियों में, ठीक है ना। ओके, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, विखंडन। कौन सा हो जाएगा 39 का? 39 का 39 का मुकुलन होगा सी। पुष्प का कौन सा भाग पराग, हाँ पराग कण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। कौन सा 40 का? हाँ सी बिल्कुल सही है, पुंकेसर हो जाएगा सी, पुंकेसर। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन। गन्ना, गुलाल एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना में, गुलाब में, अंगूर में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 का आंसर बताइए आप लोग। 60 क्वेश्चन है टोटल। 41 का मारो भाई, 41 का, बाकी सबका पता ही नहीं। 41 का बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल। 41 का बी, कायिक विधि द्वारा, ठीक है। मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। 42 का, 42 का आंसर। हाँ सब सो रहे हैं, छुट्टी का लाभ उठा रहे हैं गधे। हाँ गर्भाशय, बिल्कुल गर्भाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, गर्भाशय। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 है कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को, किसको? 43, माँ के रुधिर से अपारा, अपारा, अपारा यानी भ्रूण। ऑप्शन ए हो जाएगा भ्रूण, ए ना, भ्रूण को। गर्भाशय तो उसका मतलब घर है, थैली है, उसके अंदर जो बचवा रहेगा उसी को न पोषण मिलेगा। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह, 9 माह, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 माह, ठीक है। ऋतुस्राव रजोधर्म का समय होता है, ये अभी ये वाला बता दीजिए आप लोग जल्दी से, 45 का, 45 का बता दीजिए। हाँ 2 से 8 दिन। 44 का 9, हाँ ठीक है, 44 का 9, 45 का 2 से 8 दिन, ठीक है बिल्कुल सही। यानी ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन साइकिल एमसी का टाइम होता है 2 से 8 दिन। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? 46 नंबर क्वेश्चन, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? 46, 46 का हो जाएगा बी हो जाएगा, बी भ्रूण बनता है ना। निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज के में क्या बनता है? भ्रूण बनता है। एगो जाइगोट है, जाइगोट जाकर गर्भाशय में पोषण करके युग्मनज बनाता है, ठीक है ना। सभी बच्चे क्लास अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, सारे बायोलॉजी का एक एक पार्ट अपलोड करूंगा, बस 1 या 2 दिन में सारे हो जाएंगे, तो बिल्कुल रिविजन कर लीजिएगा एक एक चीज़ को। वह परिक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है कहलाता है जनन, डायफ्रॉम, निषेचन, भ्रूण। तो देखिए अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति, जनन की परिभाषा है जनन होगा, ऑप्शन ए सही है। हाँ ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। हाँ, जनन कितने प्रकार से होते हैं? जनन 48, जनन कितने प्रकार से होते हैं? 48 का आंसर। जनन हाँ 48 का आंसर, हाँ 2 प्रकार से, ठीक है राइट आंसर। तो
जनन दो प्रकार से होते हैं, ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, एसेक्सुअल और अनसेक्सुअल, ठीक है। अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, विखंडन, मुकुन, बीजाणु जनन, इनमें से सभी, ये तीनों है। अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? तीनों है, ठीक है, तीनों 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 तीनों, राइट। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जनक के शरीर से कलिका, मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, बीजाणु जनन। 50 का आंसर अमरजीत कुमार, हाँ नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पचास का क्वेश्चन का आंसर 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 50 का ए बिल्कुल सही है, मुकुलन, मुकुलन ऑप्शन है सही है। पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में पाए जाते हैं पराग, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया। पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, ऑप्शन सी। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को, 52 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन वन बचा है और स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। अंडाशय, बिल्कुल इस आधारीय भाग को अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है ना। 53 पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, तिरपन का अग्रभाग परागकोश, बी हो जाएगा ऑप्शन, परागकोश, ठीक है ना, परागकोश। क्वेश्चन हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 54 है हम लोग का, निषेचन क्रिया, निषेचन की क्रिया किस जीवों में मुख्यतः होती है? अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, बता दीजिए। 6 क्वेश्चन और बचा है। 54 का सी, हाँ राइट, बिल्कुल 54 का सी राइट, सी ऑप्शन, ओके। सारे क्वेश्चन याद है आपको। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, फूल, फल, बीज, भ्रूण। 55 55 फल बनता है, बी, ठीक है, बी फल बनता है, ओके बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। बीजांड की दीवार रे मोटी बनाती है, बीजांड की दीवार मोटी बनाती है, फल, बीज, बीजवर्ण, भ्रूण। कौन सा हो जाएगा? 56 नंबर का आंसर बीजावरण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बीजावरण। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? फिलिपियन नालिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, परिपक्व पुटक। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल, शुक्रवाहिका, वैस डिफरेंस, ऑप्शन सी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु, व्री, जाइगोट बनेगा। निषेचन रहता था, निषेचन भी मार सकते थे। लास्ट बच्चा है, स्त्री के मानसिक चक्र में परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलते हैं? 28वें दिन, 14वें दिन, 20वें दिन, 30वें दिन। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? बताए थे आपको, नहीं वो नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं पूछ रहे हैं, उसमें तो निकल जाएंगे सार बाहर। ये परिपक्व यानी निषेचन करने के लिए 14वें दिन होगा, 7 से 21 दिन, याद है ना, 2 सप्ताह बताए थे, सबसे उचित समय होता है जो है ना, मैं आपको बताए थे 13, 14 और 15, ये दिन खास होता है। यदि इस दिन में निषेचन हो तब परमानेंट मतलब ये जाइगोट की क्रिया होगी। और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन 60 नंबर, निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। बस लास्ट है बाबू, खत्म होने वाला है अब, दिनेश कुमार लास्ट है,
छूटा है आप लोग, तो वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, क्लास देख लीजिएगा बैकअप होकर। 60 का दी, हाँ बिल्कुल सही है, 60 का दी टाइफाइड। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी बच्चे पढ़े होंगे इससे ऑफलाइन की क्लास में मेरे, वो तो अच्छे से किए होंगे, और नहीं वाले जितने भी हैं उनके लिए बहुत जल्द 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा सारे क्लासेस। ठीक है ना, अपलोडेड है, बस पब्लिश करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है।